दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परीक्षा उपयोगी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, पूरे वीडियो से 3 प्रश्न जरूर मिलेगा परीक्षा में। बिल्कुल अगर यह वीडियो आपने अंत तक देखा, सारे 15 प्रश्न को आपने कर लिया जितने दिए गए हैं, तो 3 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन भाई आप इतने आसानी से कैसे सोच सकते हैं कि 3 प्रश्न आपको मिल जाएगा 15 मैंने अगर देख लिया? ये तभी सोच सकते हैं जब इसके साथ कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर मैं कुछ लिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको लिखाऊंगा उसे आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपने यहाँ पर 20 से 25 मिनट का समय दे दिया इन 15 प्रश्न के लिए, और 2-3 बार जो मैं लिखाऊंगा उसका रिवीजन आपने कर लिया, तो 3 से 4 प्रश्न बहुत ही आराम से आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि 3-4, हमेशा लोग कहते हैं कि सर मेरा 2 प्रश्न से नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा 3 प्रश्न से नहीं हुआ, कोई कह रहा है 1 प्रश्न से नहीं हुआ सिलेक्शन, JRF रुक गया 1 प्रश्न से। तो यहाँ तो 3-4 प्रश्न आपके बनने जा रहे हैं। तो अगर आपने 1 पेज पर लिख डाला और बाद में उसका आपने रिवीजन कर लिया, तो 3 से 4 प्रश्न आपके ज़रूर सही हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियो डाले जाएं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। निम्न रचनाओं का कालक्रमानुसार असत्य विकल्प कौन सा है? अब यहाँ पर आप देखें कितनी रचनाएं दी गई, 16 रचनाएं दी गई हैं, और आपको पता है कि ये 16 रचनाओं में से ज़रूर प्रश्न बनता है। तो इनमें से कालक्रमानुसार गलत कौन सा है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका उत्तर होगा डी, यानी संदेश राशक, दोहा कोश, कीर्तलता और श्रावकाचार, इनका क्रम सही नहीं है, कालक्रमानुसार गलत है। यानी संदेश राशक, अब आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, उठा लीजिए कॉपी पेन, लिखना शुरू करिए। संदेश राशक 1147, दोहा कोश 769, कीर्तिलता 14वीं शताब्दी और श्रावकाचार 933 ईस्वी। तो इस तरीके से 1147, 769, 14वीं शताब्दी और 933, तो इस तरीके से यह आपका विकल्प असत्य है। अब आइए और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। आप लिखें भरतेश्वर बाहुबली राज का क्रम प्रकाशन वर्ष क्या होगा? लिखें 1184, स्थूल भद्ररास 1209, नेमनाथ रास 1213, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिखना है। जिससे प्रश्न संख्या 1 डाल लीजिए और ABCD 4 विकल्प डाल लीजिए। विकल्प A के आगे आप लिख दीजिए कि 1184, फिर लिख दें 1209, फिर 1213, फिर लिखें 13वीं शताब्दी। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी लिखते चले जाएंगे, और बाद में फिर से वीडियो को देखकर और एक जगह आप लिख सकते हैं रचना के नाम के साथ। बी विकल्प में लिखें आप कुबलयमाला कथा है, तो इसमें लिखें 9वीं शताब्दी का है। राउलवेल 10वीं शताब्दी का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का है, और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का है। ऐसे सी विकल्प में पौमचर्यु 8वीं शताब्दी, खुमान रासो 9वीं शताब्दी, विसल देवरासो 1155, चंदन बालारास 1200 ईस्वी। तो इस तरीके से आपने अगर यहाँ पर 16 रचनाओं का नाम लिख लिया, तो कालक्रमानुसार जरूर यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं, यानी निम्न चारों में से रचनाओं में सबसे पहले कौन सी होगी? यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताया कि सबसे पहले कीर्तलता होगा, कीर्तलता के बाद भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्ति पताका। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कीर्तिलता। लेकिन अगर बाई द वे क्रमागत पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कीर्तिलता, दूसरा भू परिक्रमा, तीसरा पुरुष परीक्षा और चौथा कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 3, ये तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है? तो बाल कांड है। इन सारे कांडों को आप एक साथ क्रम से जरूर याद रखें, और लगभग साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी को याद होगा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो सभी को याद है, यहाँ लिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्न रचनाओं का कालक्रमानुसार असत्य विकल्प कौन सा होगा? असत्य विकल्प डी होगा, क्योंकि केशवदास की जो रसिक प्रिया है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1591। आप लिख लें 1591।
रसरहस्य जो कुलपति मिश्र जी का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1670। श्रृंगार मंजरी जो कि चिंतामणि जी की है 1643। षड ऋतु वर्णन ग्वाल कवि का है जो कि है 1650। तो इस तरीके से यह क्रम आपका जो होगा ये गलत है, क्योंकि 1591 फिर 1670, 1670 के बाद में 1643 आ गया और फिर 1650। तो इस तरीके से यह क्रम गलत होगा। लेकिन अब यहाँ पर और जितनी रचनाएं दी गई हैं उन रचनाओं के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, तभी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। लिखिए चंदायन का 1379, 1, 3, 7, 9, 1379। मृगावती 1501, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545। मृगावती बी विकल्प में देखें, मृगावती 1501, ज्ञानदीप 1619, इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1821, जयचंद प्रकाश 1224 सी विकल्प में देखें, जयचंद प्रकाश 1224, चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1619, हंस जवाहिर 1731। तो इस तरीके से अब यहाँ जो ABC 3 विकल्प हैं, इन 3 विकल्पों में अगर आपने सबका याद कर लिया, दिन देखिए कुछ लोग कहते हैं याद नहीं होता है, आप एक रफ पे लिखिए, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, दिन में सुबह दोपहर शाम जैसे आपने पढ़ लिया, 3 टाइम देख लिया, इसके बाद दूसरे दिन क्या करिए, फिर उसको अपने आप से लिखने की कोशिश करिए या मन में उसको रिवीजन करिए, आप देखिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो असत्य विकल्प होगा वो आपका डी होगा, वो मैंने आपको लिखा दिया है। प्रश्न संख्या 5 का कालक्रमानुसार देखें, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका डी, इसमें भी होगा, क्योंकि देव का जो भावविलास है इसका प्रकाशन 1689 है। देव का भावविलास 1689। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो प्रताप शाही की रचना है, इसका प्रकाशन है 1825। अंग दर्पण रसलीन की जो रचना है 1737। कीर्तलता विद्यापति जी की 14वीं शताब्दी। तो इस तरीके से आपका असत्य विकल्प होगा कौन सा, तो डी होगा। अब इसके बाद जो और 3 विकल्प दिए गए हैं उन 3 विकल्प के बारे में बात करते हैं, उन्हें आप लिखें, कॉपी पेन तो आपके पास होगा ही। ललित ललाम जो मतिराम का है, ललित ललाम आप लिखें 1661। देव का भावविलास 1689। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास 1750। जगद विनोद पद्माकर का 1803। रसिक प्रिया केशोदास का 1591। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का 1630। अलंकार माला सूरत मिश्र का है 1710। रस सारांश 1742। शिवराज भूषण 1673। छंदारणो पिंगल 1742। काव्य निर्णय 1746। नौ रस तरंग बेनी परवीन का है, नौ रस तरंग 1817। लिख लिया आपने। तो इस तरीके से 16 आपके यहाँ तैयार हो गए, और ये जितने भी यहाँ लिखे हैं आप देख लीजिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न जरूर मिलेगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और इसको लिख लिया तो आपके लिए 3 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रचनाकार का भी नाम बता रहा हूँ। हो सकता है कौन सा सुमेलित नहीं है रचनाकार के नाम से दे दिया जाए, तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। प्रश्न संख्या 6, निम्न रचनाओं का कालक्रमानुसार सही विकल्प कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो सी। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की रचना है, आपको पता है 1936। फिर रामचरितमानस 1574। फिर केशोदास की जो रामचंद्रिका है 1601। फिर हरिऔध का वैदेही वनवास 1940। तो यह क्रम सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से देख लें, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1574, तुलसीदास का रामचरितमानस 1574, रामचंद्रिका 1601,
वैदेही वनवास 1940। अब बाकी रचनाओं के बारे में भी आप जान लें। पद्मावत तो आपको पता है 1540, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। रामनरेश त्रिपाठी का पथिक 1920, अनामिका 1923, उर्वशी 1961, विसल देवरासो लिखे 1155, आखिरी कलाम 1528, वैराग्य संदीपनी 1557, बरवय नायिका भेद बहुत ही महत्वपूर्ण 1610, डी विकल्प में आइए कीर्तिलता 14वीं शताब्दी, भक्तमाल 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध, छिताई वार्ता 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध और चित्रावली 1613। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से सही कालानुक्रम कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत होगा बी, क्योंकि अस्तित्ववाद ये 1813 है। अस्तित्ववाद का प्रारंभ 1813 से हुआ। फ्रायडवाद 1856, फिर मार्क्सवाद 1818, स्वच्छंदतावाद 18वीं शताब्दी। आपने लिख लिया। अस्तित्ववाद 1813, फ्रायडवाद 1856, मार्क्सवाद 1818, स्वच्छंदतावाद 18वीं शताब्दी। तो यह सुमेलित आपका नहीं है। क्लियर, आपने लिख लिया, आप तो सुमेलित कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं, पहले में देखते हैं संरचनावाद का। आप लिखें, ये सही क्रम है, लेकिन संरचनावाद का समय जरूर लिखें। संरचनावाद 1725, अस्तित्ववाद 1813, मनोविश्लेषणवाद 1856, उत्तर संरचनावाद 1970। अब यहाँ पर आलोचकों का नाम है, कवियों का नाम है अरस्तु 384 ईसा पूर्व, कॉलरिज 1772, क्रोरेसम 1888, आई.ए. रिचर्ड 1893, जॉन ड्राइडन 1631, कॉलरिज 1772, मैथ्यू अर्नल्ड 1822, क्रोचे 1866। अब इन 8 अगर आपने साहित्यकारों का नाम जान लिया, इनका क्रम जान लिया, तो ये मान के चलिए कि प्रश्न जो आएगा इनमें से आपको 2 से 3 नाम जरूर मिलेगा, या हो सकता है चारों आपको मिल जाए। तो अगर इनको आपने याद कर लिया, जैसा कि मैंने लिखा दिया, तो परीक्षा में ज़रूर आपको प्रश्न मिल सकता है। साथ ही साथ इनका भी कालक्रमानुसार पूछा जाता है, तो इससे भी मैंने लिखा दिया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कॉपी पेन तो आपके पास सही है, मैं आपको कुछ और नाम बोल देता हूँ, उनका भी लिख लीजिए। जैसे वर्ड्सवर्थ का लिख लीजिए 1770, वर्ड्सवर्थ 1770, कार्ल मार्क्स 1818, फ्रेडरिक एंगल्स 1820, लेनिन 1870, माओ त्से तुंग 1893। अब अगर इतना आपने लिख लिया तो फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका प्रश्न कालक्रमानुसार वाला अगर आएगा इससे तो गलत हो नहीं सकता, और हर इकाई से प्रश्न आता है और हर वर्ष आता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपने लिख लिया तो आपका एक प्रश्न ये भी पक्का हो गया। कालक्रमानुसार कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पर देखें, इससे भी एक प्रश्न आता है और हर वर्ष की परीक्षा में आपने देखा होगा। यहाँ पर सी गलत है, क्योंकि भट्ट लोल्लट की बात करें तो 9वीं शताब्दी के हैं। अभिनव गुप्त की बात करें, आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन आपके पास है, 11वीं शताब्दी, शंकुक 9वीं शताब्दी, भट्ट नायक 10वीं शताब्दी। यानी यहाँ पर सही क्रम क्या होना चाहिए, तो सही क्रम होना चाहिए सबसे पहले आपका भट्ट लोल्लट होना चाहिए, उसके बाद में आचार्य शंकुक होने चाहिए, फिर तीसरा क्रम भट्ट नायक का होना चाहिए, और चौथा क्रम अंत में अभिनव गुप्त का होना चाहिए 11वीं शताब्दी। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो असत्य कौन सा है, सी।
लेकिन अब आइए और भी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे रस सिद्धांत भरत मुनि का 2वीं शताब्दी, अलंकार सिद्धांत भामा का 6ठी शताब्दी, रीति संप्रदाय वामन का 8वीं शताब्दी, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी। यानी 2री शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। भरत मुनि, भामह, वामन, आनंदवर्धन। ध्यान रखना, मिलाने के लिए भी इससे प्रश्न आता है। एक ही चीज़ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने जितना मैंने कहा है अगर आपने लिख लिया तो आपके बहुत सारे प्रश्न, मैं तो 3 ही 4 कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा 10 प्रश्न भी हो सकते हैं अगर सीरियसली आपने इस चीज़ को लिखा। और अगर नहीं लिखा और परीक्षा में आएगा तो फिर आप इसी वीडियो को याद करेंगे बार बार और दिमाग में ये चीज़ आएगा कि काश मैं अगर ऐसा कर लेता तो बहुत सारे प्रश्न सही हो जाते। खैर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं। दूसरा, भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि 2री शताब्दी, भामा 6ठी शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी, जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। डी का देख लें, भामा 6ठी शताब्दी, दंडी ये भी 6ठी शताब्दी, और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी। लिख लिया आपने? चलिए, कॉपी पेन आपके पास सही है, थोड़ी सी चीज़ और लिखवाएंगे। अगर बाई द वे कभी रूप गोस्वामी का पूछ लिया जाए तो आप लिखें रूप गोस्वामी 15वीं शताब्दी। आप अपने कॉपी में लिखें रूप गोस्वामी। बाकी सबका कालक्रमानुसार आप अरेंज करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। रूप गोस्वामी 15वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। भोजराज अगर पूछ लिया जाए तो भोजराज 11वीं शताब्दी, भोजराज 11वीं शताब्दी। रुय्यक 12वीं शताब्दी, रुय्यक 12वीं शताब्दी। जयदेव 13वीं शताब्दी, जयदेव 13वीं शताब्दी। अगर इतना आपने लिख लिया तो इस प्रश्न संख्या 8 से मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि एक प्रश्न आपका जरूर पक्का से सही होगा। लेकिन अगर आपने जितना मैंने बताया इस पर अमल किया, इसको लिखा तो। प्रश्न संख्या 9 देखें, एक और द्रोणाचार्य में युधिष्ठिर का प्रतिबिंब कौन है? सही उत्तर होगा आपका सी, चंदू। एक और द्रोणाचार्य में असत्य जोड़ा कौन सा है, कौन किसका प्रतीक है, उस पर आधारित यह प्रश्न है। अनुराधा द्रौपदी का प्रतीक, सही है। राजकुमार दुर्योधन का प्रतीक है, सही है। प्रोफेसर अरविंद द्रोणाचार्य का प्रतीक है, सही है। लेकिन विमलेंदु अर्जुन का प्रतीक नहीं है, बल्कि विमलेंदु अरविंद के मानस रूप का प्रतीक है। विमलेंदु कौन है? तो अरविंद के मानस रूप का प्रतीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपके लिए। अनुराधा द्रौपदी का प्रतीक है, राजकुमार दुर्योधन का प्रतीक है, प्रोफेसर अरविंद द्रोणाचार्य का प्रतीक है, लेकिन विमलेंदु अरविंद के मानस रूप का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 11, अंधा युग का कौन सा पात्र आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे हम आज का धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं? सही उत्तर होगा आपका बी, युयुत्सु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, नारी तजय न आनो सपने हो भरतार, पंग गुंग बौरा बधिर अंध अनाथ अपार। नारी कैसी भी हो लेकिन अपने पति को इतनी जल्दी तज नहीं सकती है, त्याग नहीं सकती है। चाहे उसका पति क्यों न पंगु हो, गूंगा हो, बौरा हो, बधिर हो, अंधा हो, अनाथ हो, कुछ भी हो, कितनी भी अपार कमियां हो, फिर भी जो भारतीय महिला है वो अपने पति को तज नहीं सकती हैं, छोड़ नहीं सकती हैं, त्याग नहीं सकती हैं। ये पत्नी महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में किसने कहा है? किसकी ये पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां बिहारी की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखना, बिहारी की पंक्तियां हैं। लिख लिया आपने? चलिए इसको क्लियर कर देंगे, इसको क्लियर कर देंगे। अभी ये छोड़ दीजिए, केशव की पंक्ति जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, दिमाग में नहीं आ रहा है, केशव की पंक्ति है, बिहारी हटा दीजिए। केशव की पंक्ति है, सही उत्तर होगा 12 का ए।
12 का ए केसों की पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, लिख लिया आपने। 12 का ए केसों की पंक्ति है, 100% सही है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए कहीं पर। 12 का ए। प्रश्न संख्या 13 देखें। खुसरो की पहेली मैंने दिया है और कभी कभी, खैर अभी तक तो नहीं आया लेकिन हो सकता है कि परीक्षाओं में कभी पूछ लिया जाए। खुसरो की जो पहेली है उसका उत्तर क्या होगा? पी के चरणों आत है और कर मुट्ठी के बीच, सूरत है स्नान की, गारा नहीं न कीच। इसका उत्तर क्या होगा? तो खुसरो की जो ये पहेली है इसका उत्तर होगा डी, ईंट। प्रश्न संख्या 14 देखें। खुसरो की निम्न पहेली का उत्तर क्या होगा? ठौर नीर पर होत है और भीतर से जल जाए, हाथी घोड़ा ऊंट सलीता वाही के वल जाए। इसका उत्तर क्या होगा? बर्फ, सिंघाड़ा, ढेकली या पुल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी, पुल। प्रश्न संख्या 15। महाभोज उपन्यास में किस पात्र को दुराचारों का पुजारी कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपको हर जगह ये ना मिले कि महाभोज उपन्यास में दुराचारों का पुजारी किसे कहा गया है। सही उत्तर होगा आपका ए, जोरावर। तो इस तरीके से ये 15 प्रश्न थे और इसके अलावा कुछ और भी जानकारी आप लोगों को देनी है और वो जानकारी ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो बैच है वो 20 सितंबर से प्रारंभ करने का मैंने निर्णय लिया है। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नया बैच होगा वो 25 सितंबर से प्रारंभ होगा। फीस और रजिस्ट्रेशन की जो भी जानकारी है वो यहाँ पर जो दोनों नंबर दिए हैं इन पर आप फ़ोन करके जान सकते हैं या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से प्रारंभ होगा। अभी आज 10 सितंबर है, 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस जमा करके सारी चीज़ जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 20 सितंबर से बैच मिलेगा और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 25 सितंबर से मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षा आगे नहीं बढ़ी तो 25 सितंबर से यूजीसी नेट का बैच होगा, क्योंकि अभी आज तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। उम्मीद यही है कि आज 10 सितंबर है और रात तक आज अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो अगर अपलोड हो जाता है तो परीक्षा अपने समय पर होगी। अगर आज अपलोड नहीं होता है, परीक्षा आगे बढ़ती है, तो यह बैच 25 सितंबर के बजाय फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी आपका 20 सितंबर से ही होगा और 15 से आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ।